नमस्कार प्रणाम। मैं अविनाश वारदात तक के एक नए एपिसोड में आज जिस सच्ची घटना के साथ आप लोगों के बीच में आया हूँ, ये सच्ची घटना बिहार की है। दरअसल बिहार की जो राजधानी है पटना, इसी पटना का एक गांव लगता है हमीरपुर। इसी हमीरपुर गांव की सच्ची घटना है। इसमें एक भाई अपनी ही बहन के साथ इतनी हैवानियत करता है, इतनी दरिंदगी करता है कि जिसको सुनने के बाद हर कोई ये सोचने पर मजबूर हो जाता है कि एक सगा भाई अपनी ही बहन के साथ इतना घिनौना काम कैसे कर सकता है। दरअसल आज की जो सच्ची घटना है ये इसी पर आधारित है कि एक भाई ने अपनी ही सगी बहन के साथ रेप करता रहा, वो भी पॉर्न देखकर। तो चलिए जानते हैं आखिर पूरा मामला, पूरा माजरा क्या है, कहाँ का ये घटना है और क्या पूरी कहानी है। कहानी शुरू करूँ उससे पहले जितने भी हमारे भाई, जितने भी हमारे बहन चैनल पे नए आए हुए हैं, उनसे विनती है, उनसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वारदात तक परिवार का हिस्सा बने और अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो को जब तक देखेंगे उस वीडियो को लाइक भी कर देंगे और अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखेंगे। इस पूरी घटना को बनाने में तकरीबन हमारा 2 से 3 घंटे का समय जाता है। 4 घंटे भी कभी कभी लग जाते हैं इस घटना को खोजने में, लिखने में, एक एक चीज़ क्लियर करने में। और आपको बस 2 सेकंड लगता है इस वीडियो को बस लाइक करने में, चैनल को सब्सक्राइब करने में। तो बस एक लाइक के लिए, एक सब्सक्राइब के लिए हम काम करते हैं यहाँ पर निस्वार्थ भाव से कि आप लोगों का प्यार और सपोर्ट मिलेगा। हमारे कुछ ऐसे भाई, कुछ ऐसे बहन भी हैं जो लोग वीडियो को लाइक भी नहीं करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं और वैसे ही चले जाते हैं। तो आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप लोग वीडियो को लाइक कर दिया करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। चलिए जानते हैं कि आखिर पूरा माजरा क्या होता है। दरअसल जो हमीरपुर गांव है, इसी हमीरपुर गांव में रहने वाला एक परिवार होता है, जिस परिवार का जो मुखिया होता है वो राधे श्याम होता है। राधे श्याम की पत्नी होती है सुचित्रा और उनकी एक बेटी होती है प्रिया, और उनका एक भाई भी होता है। जो भाई है उसका नाम है राहुल। यानी कि जो प्रिया है, राहुल है और राधे श्याम है, सुचित्रा है, ये 4 लोगों का जो परिवार है ये बेहद सुखमय गुजर रहा था। साल 2016 आता है। साल 2016 में जो राधे श्याम है, इसकी तबीयत जो है वो बिगड़ने लगती है और कहीं ना कहीं इस कदर बिगड़ने लगती है कि धीरे धीरे ये एकदम मरीज होता जाता है और काफ़ी इसकी जो शरीर है वो एकदम कमज़ोर हो जाती है। अब चूँकि राधे श्याम काम कर नहीं पाता तो फिर जो लड़की की माँ है यानी कि सुचित्रा है, अब उसको काम करना होता है, क्योंकि जो दवा के पैसे हैं वो राधे श्याम की वो सुचित्रा ही कमा करके लाती है। लोगों के घरों में झाड़ू पोछा करती है, बर्तन मांजती है, लोगों के जो भी और भी काम हुआ करते थे वो काम भी करती है। अब ऐसे कर करके वो अपना गुजर बसर कर रही होती है। वक्त के साथ साथ जो सुचित्रा होती है वो एक जिम्मेदारी जो कहते हैं निभाना होता है वो निभाने लगती है। अब ऐसे ही लगभग 1 साल तक जो राधे श्याम होता है वो बेड पर गिरा रहता है, लेकिन अब जो उसका बुलावा है वो आ जाता है और साल 2017 के जुलाई महीने में वो इस दुनिया को छोड़ करके चला जाता है। कहते हैं जो परिवार का जो मुखिया होता है, जैसे कि पिता होता है, माँ होती है, चाहे वो कुछ भी ना करे लेकिन घर में अगर बिस्तर पे भी पड़े हैं तब भी ऐसा लगता है कि परिवार में कोई ना कोई उनके पीछे खड़ा है। लेकिन जब उनके जब सर से जब साया उड़ जाता है माता पिता का, तो फिर एक लड़का जो कहते हैं अनाथ हो जाता है, वो वाकई हो ही जाता है जब पिता का साया उड़ जाता है सिर से। तो क्योंकि पिता जो होता है एक बैकबोन होता है, एक सहारा इस प्रकार का होता है कि वो अपने बेटे के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहता है। अब ऐसा ही कुछ मामला होता है जब राधे श्याम इस दुनिया को छोड़ करके चला जाता है। इधर जो राहुल है, अब वो करे भी तो क्या करे, क्योंकि जो राहुल है उसकी उम्र लगभग 18 साल के करीब होती है। उसकी जो बहन है, जो प्रिया है, उसकी उम्र लगभग 21 साल के करीब होती है। ये दोनों भाई बहन होते हैं। अब इधर जो उनकी माँ है सुचित्रा, वो अपना गुजर बसर करती है, अब बेटी को जाने नहीं देती काम काज के लिए। अब एक बात एक तरह से कह लीजिए कि अच्छी हो जाती है कि जब राधे श्याम है वो 1 साल से बिस्तर पर पड़ा होता है तो उसकी दवाई का खर्च, चाहे इंसान कितना भी बुरा क्यों ना हो जाए, और जब वो बिस्तर पर पड़ जाता है तो ना चाहते हुए उसकी दवा करनी भी पड़ती है। अब यही कुछ होता है राधे श्याम के साथ, उसकी पत्नी उसके साथ।
लगी रहती थी, उसको दवा दिखाना, दवा दिलाना, सारी चीज़ें किया करती थी। अब उससे जो पैसे मिलते थे उसको कमाती थी, वो सारे पैसे उसके दवा में ही चले जाते थे। बेटा और बेटी की पढ़ाई रुक जाती है, ये दोनों पढ़ते नहीं है, पढ़ाई लिखाई इनकी बंद हो जाती है। लेकिन जब साल 2017 में जब राधेश्याम है वो जब इस दुनिया को छोड़ करके चला जाता है, तो धीरे धीरे जो इनकी दैनिक स्थिति होती है वो सुधरने लगती है। अब एक दिन जो सुचित्रा होती है वो किसी काम के सिलसिले में बाहर चली जाती है, पूरे दिन बाहर रहती है, फिर शाम को आती है। अब फिर जब शाम को आती है तो फिर उस दिन वो काम पे नहीं जाती है, तो फिर मालिकों का जो फ़ोन है वो आना शुरू हो जाता है। अब इसी वजह से ज़्यादा परेशान होने लगती है। फिर अगले दिन काम पे जाती है और फिर अपना जो रूटीन होता है उसका वो चालू रहता है। अपना वो काम पे आती थी, जाती थी, जो पैसे मिलते थे अपने बच्चों के परिवार में वो खर्च किया करती थी। अब इधर जो राहुल है वो कुछ कर नहीं रहा था, चूँकि 18 साल का लड़का हो चुका था, अब वो कुछ कर नहीं रहा है। एक दिन जो सुचित्रा होती है उसके मायके में शादी होती है और जो सुचित्रा है वो वहीं पर जाती है शादी में। इधर जो राहुल है और जो प्रिया है, क्योंकि आप लोगों को पता ही है जब एक परिवार बेहद गरीब होता है तो उनके घर में रहने के लिए अलग अलग रूम नहीं होते हैं। अब जो प्रिया है वो राहुल है एक ही कमरे में सोया करते थे। अब इधर जो राहुल है इसके पास जो बड़ा फ़ोन होता है उसी फ़ोन में ये बेहद गंदी गंदी मूवियाँ देखता है, यानी कि जो पॉर्न मूवी है उसको देखा करता है। पहले तो वो खुद को ऐसे ही संतुष्ट कर लिया करता था, लेकिन अब जैसे ही वो रात को सो करके जब उस टाइम पे पॉर्न मूवी देख रहा था तो फिर वो देखते देखते रात के 1 बज जाते हैं। और जो उसकी बहन होती है वो उसके बगल में ही सोई रहती है। उसकी जो बहन यानी कि जो प्रिया होती है वो बेहद खूबसूरत होती है। और कहते हैं जो पॉर्न होता है ना, ये हमारे माइंड को इस प्रकार ऑब्जर्व कर लेता है, इस प्रकार कैच कर लेता है कि इंसान ना चाहते हुए भी गुनाह करने के लिए मजबूर हो जाता है। ये बात मैं उनके लिए कह रहा हूँ जिनका मानसिक संतुलन अच्छा नहीं होता है। आमतौर पर लोग ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो देखते हैं और उनको कुछ भी नहीं होता होगा, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ। लेकिन जो ये राहुल होता है ये जब भी पॉर्न देखता था तो वो एकदम बेचैन हो जाता है और रात को उसकी जो माँ है वो भी नहीं होती है। अब इसी बात का वो फ़ायदा उठाता है और फ़ायदा उठा करके अपनी ही बहन के साथ वो दरिंदगी करना शुरू कर देता है। अपनी बहन के साथ वो जब रेप करना जब शुरू करता है, उसके बदन से एक एक कपड़े को खोल करके हटाने लगता है। उसकी बहन अपनी इज्जत की भीख मांगती है, चिल्लाती है, तड़प रही होती है और अपने भाई से अपनी इज्जत की भीख मांग रही होती है कि उसको छोड़ दे वो। लेकिन वो दरिंदा कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि उसके सिर पे तो एक अलग ही जुनून सवार होता है, एक अलग ही भूत सवार होता है। अब इसीलिए जो राहुल है अपनी बहन के साथ उस पूरी रात को वो दरिंदगी करता है। अब उसकी जो बहन है वो अब कहती है कि अगर तुम मुझे नहीं छोड़ोगे तो मैं सारी करतूत माँ को कल बता दूंगी। अब इसी बात से जो राहुल है इतना डर जाता है कि फिर उसने अपनी बहन को मारने का फैसला कर लिया और उसके साथ पूरी रात तो रेप किया ही, साथ ही साथ उसको वो मार देता है जान से। और जान से मारने के बाद से आखिर अब उसका दिमाग काम नहीं कर रहा है कि अब वो करे भी तो क्या करे। अब उसकी जो बहन है लगभग वो 2 बजे करीब अपनी बहन को मार देता है और मारने के बाद जब उसकी बहन मर जाती है तो फिर उसके साथ फिर से हैवानियत करता है। और हैवानियत करने के बाद फिर उसने एक षड्यंत्र रचा कि अगर वो इसको ले जा करके बाहर फेंक देता है कहीं अलग जगह पे तो जो पुलिस है, पुलिस को इस पर शक ही नहीं होगा। जब पुलिस को शक नहीं होगा तो फिर ये जो भाई है वो बच जाएगा और इसको कोई पकड़ भी नहीं पाएगा। अब इसने बड़ा ही शातिर दिमाग अपना लगाया और लगा करके अपनी बहन यानी कि जो प्रिया है, प्रिया को वो उठाता है और भरता है बोरी में और वहाँ से बाहर चला जाता है और ले जा करके तकरीबन 3 किलोमीटर तक उसको खींचते हुए उठा करके कैसे भी करके ले करके जाता है और ले जा करके उसको बगल के ही एक पोखरा टाइप का होता है उसी पोखरे में डाल देता है। अब जब पोखरे में डाल देता है फिर आकर के अपने घर में आकर के आराम से सो जाता है। सुबह जैसे ही होती है फिर वो लगभग 5 बजे का टाइम होता है, वो तुरंत अपने घर के बाहर निकल करके शोर मचाने लगता है कि उसकी बहन घर में नहीं है, चीखने लगता है, चिल्लाने लगता है, ताकि लोगों को ये लगे कि उसकी जो बहन है वो घर से भाग चुकी है। अब सभी लोग इकट्ठा होते हैं। अब इकट्ठा होने के बाद से लोग खोजना शुरू करते हैं। अब इसी बीच किसी ने थाने में भी फ़ोन कर दिया, पुलिस भी आ जाती है। पुलिस आकर के पूछताछ शुरू कर देती है। अब जो इधर राहुल है वो पुलिस के साथ उसकी खोजबीन में हाथ बटाने लगता है। पुलिस उससे पूछती है कि तुम्हें किसी पे शक है, तो वो अलग अलग लोगों के नाम भी बताता है, लेकिन जिन जिन लोगों के नाम बताता है उन लोगों से कोई उसका मतलब ही नहीं होता है।
ऐसा नहीं है, बल्कि जो राहुल है उसने कई बार अपनी बहन को किसी अपने प्रेमी से बात करते सुना था और उससे मिलते हुए भी देखा रहता है। अब ऐसे उन्हीं के नाम बताता है, पुलिस उनको भी उठाती है और उनसे मारपीट करके पूछने की कोशिश करती है कि कहीं तुम्हारे साथ तो ऐसा नहीं किया, भागी तो नहीं है, या फिर तुम लोगों ने उसका किडनैप तो नहीं किया है। अब ऐसे कर करके ये सिलसिला है वो चल रहा होता है। अब कहीं ना कहीं जो राहुल है अपनी बहन के को ढूंढने में ही पुलिस की मदद कर रहा है। सोचिए, जिसने कत्ल भी किया है और वही पुलिस की ढूंढने में मदद भी कर रहा है, वो रो रहा है, बिलख रहा है कि वो अपनी बहन से बहुत ज़्यादा प्यार करता है, लेकिन सच्चाई तो कुछ और ही होती है। अब जो राहुल होता है, कहीं ना कहीं जब पुलिस इधर उधर जब घूम लेती है, खोजबीन कर लेती है, तो फिर पुलिस की जो निगाह है राहुल की गर्दन पे जाती है। और राहुल की जब गर्दन पे उसकी निगाह आ जाती है तो देखते हैं कि यहाँ पर उसका नाखून लगा हुआ है। 2 नाखून से उसका जो गर्दन हो यहाँ से यहाँ तक, यानी कि पूरा एक फिंगर तक छिल गया रहता है। और जब पुलिस उससे पूछती है कि ये तुम्हारे गर्दन पे नाखून कैसे लगा हुआ है, और जब पुलिस ये पूछती है तो राहुल जो है सकपका जाता है। फिर वो कहता है खुजली हो रही थी, गलती से नाखून लग गया मुझसे। अब इसी बात को लेकर के पुलिस को अब संदेह है उस पर गहरा होने लगता है, क्योंकि जो नाखून थे वो किसी के अपने हाथ से तो लगने वाले नहीं थे, या तो फिर किसी से झगड़ा हुआ होगा तब नाखून लगा होगा। अब राहुल की बात में जब पुलिस को कहीं ना कहीं शक पैदा कर देती है और राहुल से पुलिस अपने तरीके से पूछताछ करने लगती है, तो कहीं ना कहीं जो राहुल है वो अपनी बातों में उलझने लगता है। और फिर पुलिस को जब शक होता है तो पुलिस जो है राहुल को ही उठा लेती है और उठा करके थाने लेकर के जाती है। फिर वहीं पर उससे पूछताछ शुरू हो जाती है। तब इधर जो उसकी माँ होती है, जब पुलिस उसको उठाती है तो फिर वो कहती है कि मेरे बेटे का क्या कसूर है, आप गुनहगार को खोजने के बजाय आप मेरे बेटे को उठा रहे हैं। तो पुलिस कुछ बोलती नहीं है, उसको थाने लेकर के जाती है। गांव वाले भी इकट्ठा हो जाते हैं थाने के बाहर, हंगामा करने लगते हैं कि पुलिस कातिल को न ढूंढ खोजते हुए बल्कि उसके भाई को उठा करके ले गई है। अब पुलिस जब राहुल से पूछताछ करती है तो फिर कहीं ना कहीं जो राहुल है वो टूट जाता है और सारी सच्चाई कबूल कर लेता है। वो कहता है कि हाँ, उसी ने अपनी बहन का मर्डर किया है। और फिर ये भी बताता है कि उसने अपनी बहन के साथ पूरी रात दरिंदगी की रहती है। और इधर जब पुलिस उससे पूछती है कि बॉडी कहाँ है, तो फिर वो बॉडी को बताता है और फिर पुलिस जाकर के बॉडी को कब्जे में लेती है, लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेज दी जाती है। फिर यहाँ जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है तब पुलिस को और भी ज़्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि उस हैवान ने, उस दरिंदे ने अपनी बहन के साथ जब वो मर गई रहती है उसके बाद भी वो उसके साथ हैवानियत करता है। अब इससे ज़्यादा शर्म की बात और क्या हो सकती है। अब कहीं ना कहीं जो राहुल है वो पुलिस के हत्थे चढ़ चुका था, और जो उसकी माँ है उसको ये सारी बात बताई जाती है। गांव वालों को जब सारी बात बताई जाती है कि ये इसका कातिल कोई और नहीं बल्कि ये खुद है, इसकी बहन का कातिल, तो सभी लोग ये कहते हुए नजर आते हैं कि आप इसको हमारे हवाले कर दो और हम इसको सज़ा हम खुद दे देंगे। लेकिन पुलिस ने ऐसा बिल्कुल नहीं किया, उसने उसको जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया है। बाकी जो उसकी सज़ा है वो कोर्ट निर्धारित करेगा कि आखिर उसको सज़ा क्या मिलनी चाहिए। वैसे आपके हिसाब से राहुल को सज़ा क्या मिलनी चाहिए, आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ऐसे दरिंदों को, ऐसे हैवानों को क्या करना चाहिए। बाकी इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य हमारा किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आप जहां भी रहें स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जाते जाते कुछ हमारे मित्र हैं जिन्होंने हमें कमेंट किया है, ये अपनी राय हमें देते रहते हैं। मैं आपसे भी कहता हूँ कि आप जहाँ से भी हैं आप अपनी राय कमेंट में हमें लिखा करिए और आप अपने प्रदेश का नाम भी हमें लिखा करिए, ताकि मैं अपने इस परिवार के साथ मैं शेयर कर सकूं। पहले नंबर पे हरजीत सिंह चीमा जी हैं, इन्होंने दिल का इमोजी बना के लिखा है, तो आपको तहे दिल से शुक्रिया कि आप अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रख रहे हैं। गुरविंदर संधू जी, दिनेश प्रतीक जी, अगले नंबर पे है अमित सैरेओन जी उत्तर प्रदेश से, राजपाल प्रधान जी हैं, सुनील जैकर जी हैं सुनील चौधरी जी हैं सेंट्रल जेल बीकानेर से है। शम्स ताहिर खान की कॉपी, अच्छा पबजी इन्फॉर्मेशन करके है, इन्होंने लिखा है कि आप शम्स ताहिर खान की कॉपी करते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है भाईजान। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करता। सबकी अपनी अपनी स्टाइल होती है और सबका अपने अपने बताने का तरीका होता है, तो मैं अपने ही तरीके से बता रहा हूँ। किसी की कॉपी करने से किसी का कुछ नहीं होने वाला है। जावेद नगमा जी हैं, इन्होंने भी बहुत लंबा चौड़ा कमेंट लिखा है और इन्होंने अपनी राय भी लिखी है।
देख करके बहुत अच्छा लगा कि आपने अपनी राय भी लिखी है और लिखा है कि लड़की ने सही किया और इनके साथ ऐसा ही करना चाहिए था। जो पिछली वीडियो है उसका जो कमेंट है वो आपको मैं बता रहा हूँ। विनोद कुमार जी हैं वाराणसी से, राजेश शेखर जी हैं, विकास राव जी हैं, ललित कुमार जी हैं, अंश सिंघल जी हैं, शहनवाज जी हैं, सुबोध कुमार जी सिलीगुड़ी से हैं, विस्मेश राजपूत जी हैं, अब्दुल रहमान जी हैं, राजेश कन्नौजिया जी अमेठी से, रमेश चंद जी हैं। आप तमाम लोगों का तहे दिल से शुक्रिया कि आप लोग इतना प्यार और सपोर्ट बनाए रख रहे हैं। उम्मीद है कि ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखेंगे। तो चलिए मिलते हैं कल शाम 7:30 बजे। चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, जाते जाते करके ही जाइएगा। चलिए मिलते हैं कल शाम 7:30 बजे एक और सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।